हमने खोज की है कि अंतरिक्ष एलियन प्लैनेट से भरा है। ये बहुत एक्साइटिंग है। अब तक की जिंदगी में हमें पता ही नहीं था कि एक्सोप्लैनेट्स होते हैं और अब वो हर जगह है। ये कमाल की बात है। एक्सोप्लैनेट्स, सौर मंडल के बाहर की निराली दुनिया। भयानक गर्म दुनिया, बुरी तरह से टकराती हुई दुनियाएं जिन्हें उनके सूरज ही हजम कर रहे हैं। वहाँ इतना कुछ है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की। एक्सोप्लैनेट्स ने एक ग्रह की परिभाषा को सिरे से बदल कर रख दिया है। ये हमारे लिए रहस्य की तरह है कि इस तरह के प्लैनेट्स कैसे हो सकते हैं। ये फिजिक्स के नियमों के खिलाफ लगता है। ऐसे एलियन संसार जो प्लैनेटरी सिस्टम की हमारी समझ को चुनौती दे रहे हैं। ये हमारे लिए वेकअप कॉल की तरह है। हम सोचते हैं कि हमें पता है कि क्या चल रहा है और फिर यूनिवर्स कुछ ऐसा दिखाता है कि हम चौंक जाते हैं। एक्सोप्लैनेट्स ने हमारी अंतरिक्ष की समझ डामाडोल कर दी है। हमारा ब्रह्मांड एक अव्यवस्थित व्यवस्था है जो विषम, विचित्र और अद्भुत है। इसके बारे में जितना जाने उतना कम है। हमने अब तक 4000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ लिए हैं। अजब गजब संसारों की तेजी से बढ़ती व्यू रचना। जितना ज्यादा उन्हें जान रहे हैं उतने हम हैरान हो रहे हैं। उनमें ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है जैसा हमें अपने सोलर सिस्टम में दिखता है। वहाँ ग्रह एक दूसरे के संपर्क में हैं। वहाँ ग्रह कभी कभी अपने सूरज पर हमला कर देते हैं। दूसरे विशालकाय ग्रह बहुत नजदीक हैं। वहाँ वो सब मिलेगा जिसकी किसी भी रूप में आप कल्पना कर सकते हैं। पर एक एलियन संसार सबसे अलग है। इसे आप नर्क का ग्रह भी कह सकते हैं। हमने इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को एग्जामिन किया तो हमें वहाँ पिघलता हुआ लोहा मिला। लोहा इतना गर्म है कि वो भाप बन गया है और आसमान से बारिश की तरह बरसता है। पर क्या वजह है कि ये ग्रह हमारे सौर मंडल के ग्रहों के मुकाबले इतना भीषण है? इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि ब्रह्मांड अलग अलग तरह के ग्रह बनाने में माहिर है, उससे पूरी तरह अलग जिस पर हम रहते हैं। हमारे शांत और स्थिर दिखने वाले सोलर सिस्टम के बाहर अंतरिक्ष में भयानक माहौल है। अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, बिल्कुल बेरोक टोक। वास्प 76b यहां से 640 प्रकाश वर्ष दूर मीन नक्षत्र में है। पहली नजर में यह ग्रह किसी आम ग्रह जैसा ही लगा। वास्प 76b सूरज जैसे तारे का चक्कर लगाता है। इससे थोड़ी तसल्ली मिलती है क्योंकि ब्रह्मांड अनजानी चीजों से भरा है। वास्प 76b गैस का विशाल पिंड है, कुछ हमारे सौर मंडल के बृहस्पति की तरह। पर इसकी लोकेशन ने स्थिति बिल्कुल बदल दी है। स्टार हमारे जैसा ले लीजिए, प्लैनेट लीजिए हमारे जुपिटर जैसा, पर उसे आउटर सोलर सिस्टम में बिठाने की बजाय आप स्टार के बहुत 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 करीब ले आइए। बृहस्पति सूरज से लगभग 80 करोड़ किलोमीटर दूर है, जबकि वास्प 76b अपने सितारे से सिर्फ 48.25 लाख किलोमीटर दूर है और इसीलिए इस ग्रह को गर्म बृहस्पति मान सकते हैं। वास्प 76b पर तापमान 2200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, जिससे इसका वातावरण ब्रह्मांड में सबसे भीषण माना जा सकता है। अगर मैं इतनी भाग्यशाली हुई कि इस प्लैनेट की दुनिया में जा सकूं, तो मुझे बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे क्योंकि इस प्लैनेट का हाल बहुत ही बुरा है। इतनी गर्मी कल्पना से बाहर की बात है। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। अपने तारे से इतना करीब होने की वजह से इसके साथ एक और घटना हुई है। वास्प 76b का घुमाव अपने तारे से बंध चुका है। सितारे की ग्रेविटी ने इस प्लैनेट को जकड़ रखा है, तो अगर ये पहले घूमता भी था तो स्लो होता गया और फिर लॉक हो गया, तो हमेशा एक ही तरफ से सितारे को देखता है। इस गुरुत्वीय पकड़ को टाइडल लॉकिंग कहते हैं। टाइडल लॉकिंग को हम अपने चांद की वजह से जानते हैं। हमने हमेशा चांद का एक हिस्सा देखा है, दूसरा हिस्सा अंतरिक्ष की तरफ रहता है। टाइडली लॉक्ड प्लैनेट को कई नतीजे भुगतने पड़ते हैं और सभी अच्छे नहीं होते। इससे बहुत ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बन जाती हैं। बहुत ही गर्म दिन की तरफ का हिस्सा और बहुत ही ठंडा रात की तरफ का हिस्सा। 2020 में हमने इस ग्रह के दिन और रात की तरफ के हिस्से के बीच के वातावरण को ध्यान से देखा। इस सांझ के हिस्से में खूब बारिश होती है, पर बारिश में बरसता है पिघला लोहा।
यहाँ पर लोहे की बारिश होती है। साइफाई नॉवल में भी ये कितना अजीब लगेगा, चलो लोहे की बारिश करवा दे, पर ये सच्चाई है। इतनी गर्मी है कि लोहा भाप बनता है और बारिश होती है। जब मैं बड़ा हो रहा था तो टीवी पर साइफाई देखता या नॉवेल्स पढ़ता तो कोई प्लैनेट होता जहाँ अजीब कंडीशन होती। ओह, यहाँ आकाश से लोहा बरसता है, और मुझे लगता कैसी बेवकूफी है। और अब मुझे पता लग रहा है कि प्रकृति इतनी अजीब है कि हम सोच भी नहीं सकते। लोहा भाप कैसे बनता है? ज्यादातर मटेरियल्स दूसरी स्टेट्स में मौजूद रह सकते हैं, जैसे कि पानी है। पानी जब बर्फ होता है तो सॉलिड होता है, और जब उसे गर्म करते हैं तो पानी बन जाता है, जो उसका लिक्विड फॉर्म है। और जब आप उसे और गर्म करते हैं तो ये भाप बन जाता है। और ऐसा हर केमिकल एलिमेंट के साथ होता है। तो लोहे को भी अगर आप बहुत गर्म करेंगे तो वो गैस बन जाएगा। तो देखा जाए तो लोहे की भी भाप बन सकती है, बादल बन सकते हैं, और उसकी भी बारिश हो सकती है। ये दर्दनाक मौसमी हालात सीधा नतीजा है वास्प 76b की उसके सितारे से नजदीकी का। वास्प 76b अपने तारे के इतना पास है कि उसका तारा उसके एटमॉस्फेयर को गर्म कर रहा है, तो अपर एटमॉस्फेयर गर्म होकर ऊपर उठता है। दिन की तरफ के हिस्से में तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। वहीं इस ग्रह के रात की तरफ के हिस्से का तापमान इसके मुकाबले काफी ठंडा 1500 डिग्री सेल्सियस है। तापमान में इस भारी अंतर की वजह से भीषण हवाई धाराएं बहती हैं। ग्रहों के इस ब्रांड न्यू क्लास में एक बहुत ही मजेदार बात देखने को मिल रही है। वो है इसका मौसम, जो पहले कभी नहीं देखा गया। इन गर्म जुपिटर्स में हवा की इक्वेटोरियल जेट्स चलती है, जो सुपरसोनिक है, हजारों किलोमीटर पर आवर, और ये हवाएं बारिश को रात वाली साइड धकेलती हैं। गर्म साइड की हवा फैलती है क्योंकि वो गर्म होती है और बहकर दूसरी तरफ पहुंचती है। तो ये प्रचंड आंधियां गर्म हवा को ठंडी साइड बहाती हैं। तो गर्म साइड के वातावरण में भाप बना हुआ लोहा गैस स्टेट में होता है, वो बहकर सीधा ठंडी साइड में पहुंच जाता है। धरती पर अब तक की सबसे तेज हवाएं 402 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर दर्ज की गई हैं। वास्प 76b पर हवाओं की रफ्तार 17,702 किलोमीटर तक पहुंचती है, जो इतनी शक्तिशाली हैं कि अरबों किलो लोहे की भाप को ग्रह के दूसरी ओर बहा ले जाती हैं, जहां वो नाटकीय परिवर्तन से गुजरती हैं। उधर थोड़ा ठंडा होता है तो गैस नहीं रह पाती, तो वो कंडेंस होकर लिक्विड बनता है और फिर बारिश हो जाती है। बादल बनकर ऊपर उठते हैं और फिर लोहा बरस जाता है, पर ये लोहा है, लोहे की भाप है, लोहे की बारिश है। वो देखना शानदार होगा उस थोड़ी सी देर में आपके खुद के भाप बन जाने से पहले। आपको लग रहा होगा कि लोहे की बारिश वास्प 76b की सबसे अजीब खासियत है, पर खगोल विज्ञानी इस गैस के विशाल पिंड के स्थान से और भी ज्यादा हैरान हैं। अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो यहाँ पर गैस जायंट्स हैं जैसे जुपिटर, और पथरीले ग्रह हैं जैसे धरती। हमारे सौर मंडल में पथरीले ग्रह सूरज के करीब हैं और गैस पिंड उससे दूर हैं। पर एक्सोसिस्टम्स में अलग अलग तरह के ग्रहों की स्थिति गड़बड़ाई हुई है। हमें वहां जुपिटर जितने बड़े प्लैनेट्स उनके स्टार्स के बहुत ज्यादा नजदीक मिलते हैं, हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल उलट। और रॉकी प्लैनेट्स भी स्टार्स के बहुत नजदीक हैं, बहुत ही टाइट और अजीब से कॉन्फ़िगरेशन में। इतने करीब से अपने सितारों का चक्कर लगाने वाले ये ग्रह भारी रेडिएशन फेंककर अपना अस्तित्व बचाते हैं, जैसे अपनी सहन शक्ति की परीक्षा दे रहे हो। पर सभी संसारों पर इतनी समस्या नहीं है। कुछ तो इतने हल्के और नाजुक हैं कि लगता है भी कि नहीं। क्या ये अजीब सी फूली हुई गेंदें ग्रहों की श्रेणी में आती भी हैं? एक्सोप्लैनेट्स की खोज होने से पहले हमें लगता था कि हमारा सोलर सिस्टम ही पैमाना है, यानी दूसरे सोलर सिस्टम इसके जैसे दिखते हैं, रॉकी प्लैनेट्स, गैस जायंट्स, ऐश जायंट्स। पर जब हमें ये मिले तो देखा इनमें हमारे सोलर सिस्टम जैसा कुछ नहीं है। 2012 में हमने खोज की 3 गैस पिंडों की, जो सूरज के जैसे ही एक सितारे केपलर 51 का चक्कर लगा रहे हैं और हमसे 2615 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस नक्षत्र में है। शुरुआत में ये ग्रह बिल्कुल बृहस्पति ग्रह जैसे ही दिख रहे थे, पर 2019 में हमने इन्हें ध्यान से देखा। केपलर 51 के सिस्टम में जो सूरज के जैसा ही तारा है, आप उम्मीद करते हैं कि आपको धरती की तरह के ग्रह नजर आएंगे, हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों के जैसे।
पर उसकी बजाय आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आप कहते हैं ये क्या माजरा है। हम एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर रहे थे और हमें अजीब चीजों की आदत हो गई थी, पर ये सबसे अलग था। सही मायने में ये एक एलियन नजारा था। ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में हमारी धारणा के अनुसार केपलर 51 का चक्कर लगा रहे ग्रहों का अस्तित्व संभव ही नहीं है। केपलर 51 का चक्कर लगा रहे ये तीनों ऑब्जेक्ट्स अंतरिक्ष के जादूगर हैं, क्योंकि ये लगते हैं जुपिटर जैसे, पर इनका वजन धरती से बस कुछ ही गुना ज्यादा है। इन ग्रहों की डेंसिटी पानी से 10 गुना कम है। अगर आप इनके वातावरण में कोई चीज फेंक सकें तो वो तैरेंगी। ये ऐसे है जैसे कॉटन कैंडी होती है। इनकी डेंसिटी बहुत ही कम है। जैसे अगर आप इन्हें बाथ टब में डाल सके तो ये तैरने लगेंगे। बहुत ही कम डेंसिटी है। तो सोचिए जुपिटर से बड़ी कोई कॉटन कैंडी है, जैसे वहाँ पर पार्टी हो रही है। ये फूले हुए ग्रह हीलियम और हाइड्रोजन से बने हैं, बिल्कुल बृहस्पति ग्रह की तरह। पर बृहस्पति से उलट इन फूले हुए गोलों पर मौजूद गैस सघन नहीं है, बल्कि ढीली है, जो इन्हें विशाल हल्की फुल्की गेंद बनाती है। तो जबकि ये आकार में बृहस्पति के बराबर है, इनका भार सिर्फ उसके 1% के बराबर है, जैसे किसी वयस्क हाथी का वजन एक 10 साल के बच्चे के बराबर हो। ये सुपर पफ प्लैनेट्स, जो एक ग्रह के लिए बहुत ही मजेदार नाम होगा, बहुत ही कम डेंसिटी के प्लैनेट्स हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा फूले हुए और हल्के हैं। इनकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल हल्की स्नो के जैसी है। इन ग्रहों का इतना कम वजन होना वैज्ञानिकों के सामने परेशानी पैदा कर रहा है। ये बहुत बड़ी अनहोनी घटना है, क्योंकि इतने फूले हुए हल्के ग्रहों का अस्तित्व कैसे हो सकता है। बृहस्पति जैसे गैस पिंडों के बनने की शुरुआत बर्फ और चट्टानों से बने केंद्रीय भाग से होती है। ये केंद्रीय भाग तब तक बढ़ता है जब तक इसमें इतना गुरुत्वाकर्षण बल न उत्पन्न हो जाए कि गैस को अपनी ओर खींचने लगे। इससे 3000 किलोमीटर से ज्यादा गहरा वातावरण बनता है। क्या ये फूले हुए हल्के ग्रह भी ऐसे ही बनते हैं? ग्रह कैसे बनते हैं इसके बारे में हमें जो भी पता है, उसे देखते हुए ये बहुत ही अनोखी बात है कि इतनी हल्की कोई चीज हो सकती है, क्योंकि जहां तक हमें पता है टिपिकली ग्रह ऐसे नहीं बनते। ये सुपर पफ प्लैनेट्स पूरे विकसित हो चुके हैं, फिर भी उनमें एक गैस जायंट के जितनी डेंसिटी नहीं है। तो फिर ये अस्तित्व में कैसे हैं? हम ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो बहुत बड़ी है पर जिसमें भार नहीं है। या तो इसका एटमॉस्फेयर बहुत फूला हुआ है, या फिर ऐसा कुछ चल रहा है जो हमें बुद्धू बना रहा है, जिसके कारण या तो हम इसे कहीं ज्यादा हल्का समझ रहे हैं या कहीं ज्यादा बड़ा समझ रहे हैं। ये फूले हुए विशाल ग्रह कैसे बनते हैं, इस बारे में वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत बनाया है। आज ये तीनों ग्रह हमें अपने स्टार के बहुत नजदीक दिखाई देते हैं, पर इनकी बनावट को देखते हुए बहुत संभव है कि ये उससे काफी दूर बने हों, इनकी स्नो लाइन से भी परे। तारामंडल 2 क्षेत्रों में बटा होता है। गर्म अंदरूनी क्षेत्र जो तारे के नजदीक होता है, और ठंडा बाहरी क्षेत्र जो तारे से दूर होता है। स्नो लाइन इन दोनों क्षेत्रों को अलग करती है। गैस से बने ग्रह इस स्नो लाइन से बाहर बनते हैं, तारे से बहुत ज्यादा दूर, जहां गैस आपस में जुड़ सकती है। जैसे खूब सारी हाइड्रोजन और हीलियम को इकट्ठा करके एक एटमॉस्फेयर बना दिया। स्नो लाइन के बाहर पानी संघनित होकर ठोस रूप ले लेता है। ये प्रक्रिया कई छोटे ग्रहों के निर्माण को बढ़ाती है। ये बर्फीले छोटे ग्रह बहुत तेजी से अपना रूप बदलने लगते हैं और गैस पिंडों का रूप लेने लगते हैं। बहुत फूले हुए हल्के पिंड बृहस्पति से भी ज्यादा बाहरी क्षेत्र में बनते हैं, दूर स्थित ठंडे क्षेत्र में। बृहस्पति की तुलना में फूले हुए ग्रहों का केंद्रीय भाग छोटा होता है, पर क्योंकि वो इस ठंडे क्षेत्र में विकसित होते हैं, वो बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम को अंदर खींच लेते हैं। और इस तरह बने ये ग्रह जो आकार में बहुत बड़े हैं, पर डेंसिटी और भार में बहुत कम हैं। ये ग्रह लगभग 50 करोड़ साल से आकार में बढ़ रहे हैं, और आकार में बढ़ने के साथ ये खिसक भी रहे हैं। अपने पेरेंट स्टार की ग्रेविटी की वजह से ये उसके पास खिंचते हैं, तो हमें सुपर पफ प्लैनेट्स की चेन दिखाई देने लगती है, ट्रेन के डिब्बों की तरह एक के पीछे एक खिसकते हुए। ये तारे के जितना नजदीक जाते हैं, इन पर बहने वाली तेज हवाएं उतना ही ग्रह को चोट पहुंचाती हैं। ये हवाएं हल्के और ढीले वातावरण को नष्ट कर देती हैं, और इस प्रक्रिया को फोटो इवेपोरेशन कहते हैं। फोटो इवेपोरेशन के प्रोसेस की वजह से ग्रह अपना एटमॉस्फेयर खो देते हैं।
हर सेकंड करोड़ों किलो एटमॉस्फेयर खत्म होने लगता है। ये सुपर पफ्स घूमते हुए डैंडरलाइंस की तरह हैं जो हवा के साथ उड़ रहे हैं। वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि अगले 45 लाख सालों में तारे के सबसे नजदीक वाला फूला हुआ हल्का ग्रह अपना वातावरण पूरी तरह खो देगा, जिसके कारण ये नेपच्यून के जितने आकार का छोटा ग्रह बन जाएगा। दूसरे दोनों ग्रह मोटे तौर पर बिना किसी नुकसान के बच जाएंगे। हम तेजी से अजीब अनोखा गोलाकार संसार ढूंढ रहे हैं। ग्रहों की खोज करने वाले भी कुछ जाना पहचाना जीने के अनुकूल ग्रह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं कि ऐसे भी ग्रह हो सकते हैं जहां पानी का प्रभुत्व हो, पर वो पानी के ग्रह कहीं मृग मरीचिका तो नहीं जिसके पीछे हम बेतहाशा भाग रहे हैं। एलियन संसार की खोज में हमें अनगिनत अजीबोगरीब, डरावनी और अद्भुत बातें मिली हैं, पर हमारे अपने ग्रह जितना निराला प्लैनेट अब तक नहीं मिला। इतने साल से खजाने की खोज करते हुए भी अब तक वो एक कोहिनूर नहीं मिला, एक ऐसा ग्रह जो पृथ्वी जैसा हो। पर धरती जैसा ग्रह ढूंढ पाने की संभावना कितनी है? धरती जैसा कोई ढूंढना सच में एक्सोप्लैनेट्स की खोज करने का खास मकसद है, और मुझे लगता है कि ऐसा ग्रह है। हमें बस ढूंढते रहना है और नए तरीके और टेक्नोलॉजी डेवलप करते रहना है। ये बड़ा सवाल है कि क्या हम दूसरी धरती ढूंढ पाएंगे? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारी आकाश गंगा में खूब सारे प्लैनेट्स हैं। संख्या में बताऊं तो अरबों तारे होंगे जो धरती के जैसे हैं, और उन सारी कंडीशंस को मिक्स और मैच करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इतने ग्रहों में से कम कोई एक धरती जैसा तो जरूर होना चाहिए। अंतरिक्ष में इतने सारे ग्रह हैं तो कोई तो धरती जैसा होगा। कुछ ग्रह तो ऐसे ही मिलेंगे। हो सकता है कि कहीं धरती की बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका हो। क्या वो हमारी गैलेक्सी में होगा? शायद नहीं। और हमें अपने परफेक्शन को समझने की परिभाषा को भी थोड़ा बदलना होगा। इतनी वैरायटी देखकर मैं सोचता हूं कि और कितने पॉसिबल होंगे और कितने ऐसे ग्रह होंगे जिन पर लाइफ होगी, पर हमें पता नहीं है। मुझे ये सोचकर खुशी होती है। मुझे लगता है कि लाइफ की पॉसिबिलिटी हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा है। जीने के लायक परिस्थितियों वाला एक्सोप्लैनेट ढूंढ पाना भाग्य की बात है। एक्सोप्लैनेट्स की छटाई करना और उनमें जिंदगी की तलाश करना ऐसा ही है जैसे किसी इंटरस्टेलर डेटिंग ऐप पर किसी को ढूंढना। अगर पिघला लोहा चाहिए तो वो जरूर मिलेगा। कहीं जहरीला एटमॉस्फेयर और स्वाइप कर दो। गहरा लाल ग्रह दिखा तो स्वाइप करो। जैसे कह रही हूँ, बहुत गर्म है, बहुत ठंडा है, बहुत छोटा है, बहुत भारी एटमॉस्फेयर है। यूवी रेज है। नहीं, अपना कोई सूरज नहीं है, और आपको कोई मनपसंद मिलता ही नहीं है, चाहे आप कितना भी ढूंढे। जब जिंदगी ढूंढने की बात आती है तो एक बेसिक एलिमेंट है जो सबकी नजर में जरूरी है। कहीं और जिंदगी ढूंढने की बात आती है तो हम एक ही बात सोचते हैं, पानी का पीछा करो। और अब हमें लगता है कि ऐसे खूब सारे ग्रह होंगे जिन पर पानी होगा, पर क्या कोई और जटिलता होगी? क्या पानी जरूरत से ज्यादा होगा? 2019 की एक स्टडी के अनुसार आकाश गंगा में ऐसे कई ग्रह हैं जिन पर धरती की तुलना में हजारों गुना ज्यादा पानी है। उनमें से कुछ तो नेपच्यून से भी छोटे हैं। हम उन्हें सब नेपच्यून्स कहते हैं। उन्हें ये सब नेपट्यून्स मिले। नेपट्यून से छोटे पर धरती से बड़े। अब ये पहले देखे ग्रहों से अलग है। हमें ऐसे ग्रह मिले जो धरती से सिर्फ 40 प्रकाश वर्ष दूर हैं, ओफाइकस नक्षत्र में। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है वाटर वर्ल्ड। इन सब नेपट्यून्स में से GJ1214 भी ऐसा हो सकता है जहां हमारी कल्पना से भी ज्यादा पानी हो। अभी तक हमें बहुत पक्के तौर पर मालूम नहीं है कि GJ1214b कैसा दिखता है। धरती को नीला ग्रह कहा जाता है, जबकि भार में यह सिर्फ 0.5% पानी है, जबकि GJ1214b का 70% भार पानी हो सकता है।
अनुमान है कि इस ग्रह का केंद्रीय भाग पथरीला होगा, सागर अजीब और भाप से भरा गर्म हवाओं वाला वातावरण होगा। हम जरा सा पानी ढूंढने में भी बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, ये जानने के लिए कि उस ग्रह में जीवन है या नहीं है। तो इसीलिए ये मजेदार बात है कि हमें कोई ऐसा ग्रह मिले जो पूरा ही पानी हो। धरती से उलट GJ1214b पर पानी और जमीन की कोई जटिल व्यवस्था नहीं है। स्थिर जमीन और बहुत ही विशाल स्थिर सागर के बीच जो इंटरैक्शन की कमी है वो हमारा काम बिल्कुल बिगाड़ सकती है, क्योंकि जीवन मुमकिन होने के लिए जमीन और पानी के बीच अच्छा इंटरैक्शन बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं कि जीवन की शुरुआत सागर से हुई, पर इसके लिए चट्टानों में स्थित रसायनों की जरूरत पड़ी थी। थल और जल की परस्पर क्रिया के बिना जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं थी। GJ1214b में न सिर्फ थल और जल का आपसी रिश्ता नहीं है, बल्कि यहां जीवन का विकास किसी और रूप में और सीमित होगा। धरती के महासागरों में हजारों फुट नीचे सागर तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स रसायनों से भरे हैं। GJ1214b सागर तल कई हजार किलोमीटर गहरा है। इन बहुत गहरे महासागरों के नीचे बहुत ही ज्यादा प्रेशर है, आपके ऊपर इतना पानी होता है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा है। आप पर किसी तरह से सूरज की किरणें या रोशनी नहीं पड़ती, तो हो सकता है पानी भी बर्फ के रूप में हो। धरती पर स्थित अधिकतर बर्फ को आइस वन कहते हैं। जब बर्फ को उसके बढ़ते दबाव के संदर्भ में देखा जाता है तो इसके वर्गीकरण की संख्या बढ़ जाती है। हमारा अंदाजा है कि GJ1214b पर मौजूद बर्फ आइस 7 है। ये वैसी ही बर्फ है जैसी शनि और बृहस्पति के चंद्रमाओं एनसेलेडस और यूरोपा पर हैं। GJ1214b पर उसकी बर्फ आइस 7 ने समुद्र की सतह को सील कर दिया होगा, जिससे चट्टानों से पोषक तत्व पानी में नहीं घुल पाते होंगे। हम अंतरिक्ष में पानी ढूंढ रहे थे ताकि हम एस्ट्रोबायोलॉजी को समझ पाएं, और फिर हमें ये ग्रह मिलते हैं जहां पानी इतना ज्यादा है कि जीवन पनप नहीं सकता। तो ये वैसा ही है कि कहते हैं ना, जरूरी से जरूरी चीज की भी अति बुरी होती है। हमें ऐसा ग्रह ढूंढना है जहां सही मात्रा में पानी हो और जहां जीवन के लिए आवश्यक जमीन भी। GJ1214b की खोज लगता है कोई काम नहीं आई, पर तलाश अभी जारी है। अंतरिक्ष बड़ा है और मुझे आइडिया पसंद है कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, तो मैं होपफुल हूँ। हो सकता है मैं ना देख पाऊँ, मेरी बेटी देख ले, पर मैं होपफुल हूँ। अंतरिक्ष में जीवन की खोज के दौरान एक और चीज हमारे सामने आई, एक चंद्रमा। पर यह एक्सोमून विशालकाय है, धरती से 4 गुना बड़ा। कैसे हो गया ये इतना बड़ा? हर बार जब भी हमारा किसी नए सितारे और उनके अजीबोगरीब संसार से परिचय होता है, तो हमें एक बार अपने सौर मंडल के नियमों को फिर से दोहरा लेना होता है। हम सोचते हैं कि हमें पता है कि क्या चल रहा है, और फिर यूनिवर्स कुछ ऐसा दिखाता है कि हम चौंक जाते हैं। एक्सोप्लैनेट्स की हमारी तलाश में हमें शानदार सफलता मिली है, पर हमें अभी भी किसी ऐसे जाने पहचाने सितारे की तलाश है जिसके सौर मंडल में कई ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये एक्साइटिंग है कि हमने 4000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ लिए, पर अभी भी कुछ ढूंढना बाकी है और जिनके लिए हम एक्साइटेड हैं, एक्सोमून्स। हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक्सोमून्स एक्सोप्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते होंगे, क्योंकि हमारा अपना सौर मंडल चंद्रमाओं से भरा हुआ है। हमारे सोलर सिस्टम के ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स के चारों तरफ उनके अपने मून्स हैं। इनफैक्ट सिर्फ अर्थ ही इकलौता प्लैनेट है जिसका एक ही मून है, बाकी सबके ज्यादा हैं। तो सवाल ये है कि हमारे यहाँ ग्रहों के मून्स है, ये अजीब बात है, या वहाँ मून्स हैं पर हमें दिखाई नहीं दे रहे। खगोल वैज्ञानिकों ने एक्सोप्लैनेट्स को सितारे के सामने से गुजरते हुए देखा। इसे पारगमन कहते हैं, और इससे सितारे से निकलती हुई रोशनी में गर्त या झोंका सा बनता है। पर चंद्रमाओं की कुछ परेशानी है, वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो सिर्फ एक ही मिल जाए तो हम बहुत लकी होंगे। अक्टूबर 2017 में खगोल वैज्ञानिकों ने 8000 किलोमीटर दूर स्थित एक सितारे को पास से देखा। जब बृहस्पति के आकार का एक बाहरी ग्रह सामने से गुजरा तो उसकी रोशनी में गर्त बना। फिर 3.5 घंटे बाद उन्होंने एक और रोशनी का गर्त देखा।
ये पक्का सबूत था कि जब ये प्लैनेट ट्रांजिट हुआ और सितारे की रोशनी थोड़ी ब्लॉक करते हुए सामने से गुजरा तो एक और बड़ा ऑब्जेक्ट प्लैनेट का चक्कर लगा रहा था। देखने में आया कि केपलर 1625b ग्रह के चारों ओर उसका एक साथी चक्कर लगा रहा था। सिस्टम से आती हुई लाइट और उसके बदलने के ढंग से उन्हें लगा कि उन्होंने पहला एक्सोमून ढूंढ लिया है और ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग था। केपलर 1625b आई नाम के इस बाहरी चंद्रमा के उम्मीदवार के कारण रोशनी में बड़ा गर्त आया था, जिसका एक ही मतलब हो सकता था। जब हमने इस पोटेंशियल मून के कारण होने वाले सिग्नल को एनालाइज किया तो वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से आया था जो धरती से 4 गुना बड़ा था, यानी नेपच्यून के साइज का। और हमारे सोलर सिस्टम में कोई भी चांद नेपच्यून जितना बड़ा नहीं। हमारे सौरमंडल में नेपच्यून के आकार के पिंड ग्रह हैं, चंद्रमा नहीं। नेपच्यून और इतनी ही भार के ग्रह बर्फ और गैस के विशाल पिंड हैं, जबकि हमारे सौर मंडल के चंद्रमाओं की यह संरचना नहीं है, वो पूरे ठोस हैं। जैसे ही हमने सोचा कि हम इन मून्स को समझने लगे हैं, ये एक्सोप्लैनेट्स आए और हमें कहा फिर से सोच लो। इस सिस्टम की एक ही दिक्कत है कि हमें पता नहीं ये कैसे बना है। हमने चंद्रमाओं के निर्माण के बारे में जो कुछ भी जाना, ठोस चंद्रमाओं को देख के जाना। हमारे हिसाब से चंद्रमा 2 तरह से बन सकते हैं। पहला है कि एक पथरीले संसार से कुछ आकर टकरा जाता है और जो ऑब्जेक्ट टकराता है मलबे को साथ लेकर उस संसार से बाहर निकलता है और एक नए चांद में बदल जाता है। हमें लगता है कि हमारा चांद ऐसे ही बना। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब वो ग्रह बन रहा था तो डस्ट का एक बड़ा बादल उसके चारों ओर चक्कर काट रहा था और ग्रह के बनने के साथ ही उस बादल में से चांद भी बन गया। पर हो सकता है केपलर 1625b ग्रह के चारों ओर चक्कर काट रहा चांद किसी तीसरे ही तरीके से बना हो सकता है एक एक्सोमून जिस ग्रह के चक्कर काट रहा है उससे ना बना हो, जैसा कि जुपिटर या सैटर्न। इसके बजाय कल्पना कीजिए कोई आवारा ग्रह घूमता हुआ किसी बड़े ग्रह के पास आया और पकड़ा गया और मून बन गया। शायद अरबों साल पहले केपलर 1625b का केंद्रीय भाग गैस और धूल की डिस्क के रूप में बढ़ रहा था। वो अकेला नहीं था, पास ही एक और नया ग्रह बन रहा था। वो ट्विन्स की तरह थे। हर ट्विन वूम अपने हिस्से के रिसोर्सेज के लिए आर्ग्यू करता है और ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा था। ये लड़ाई थी रिसोर्सेज की। केपलर 1625b ने अपने जुड़वां के मुकाबले ज्यादा गैस और गर्द बटोर ली और बड़ा होता गया और इस विशाल बाहरी ग्रह ने अपने छोटे भाई को पास खींचा और अंततः इसे अपने ऑर्बिट में खींच लिया। इस तरह छोटा प्रोटोग्रह केपलर 1625b का चंद्रमा बन गया। ये एक्सोप्लैनेट्स हमें सिखा रहे हैं कि हमें कोई अंदाजा नहीं है कि ये ब्रह्मांड कैसे इवॉल्व हो रहा है। तो हमें ये बात पूरी तरह समझ में आ रही है कि एक नेपट्यून के आकार का चांद इस प्लैनेट का चक्कर लगा रहा है और ये सच है कि ये तय करने के लिए हमें और सबूत चाहिए। वैज्ञानिकों को यकीन है कि नई तकनीक आने के साथ ये सबूत भी मिल जाएंगे। पर कई बार खगोल वैज्ञानिकों को ऐसा कुछ मिलता है जो इनके मौजूदा उपकरणों पर संदेह पैदा करने का कारण बन जाता है, जैसे ग्रहों के लुप्त होने की घटना। हमने कुछ अति असाधारण भारी ग्रहों की खोज की। पिघले लोहे की बारिश वाला बेहद गर्म संसार, फूले हुए हल्के ग्रह इतने नाजुक कि रुई की तरह उड़ जाएं। ऐसे बाहरी ग्रह जो भौतिकी के नियमों को पीछे छोड़ दें। पर इससे भी अजीब है ग्रहों के लुप्त होने की घटना। करीब 1 दशक पहले हबल दूरबीन ने रात के आसमान में सबसे तेज चमकने वाले तारे फोमलहॉट का चक्कर काटते एक ग्रह को देखा। फोमलहॉट बहुत ही पास, बहुत यंग स्टार है और इस सिस्टम की इमेजेस बहुत कमाल की है क्योंकि एक सेंट्रल स्टार चमकती रिंग से घिरा हुआ दिखता है, एकदम सैरॉन की आंख की तरह। हमने इस नए ग्रह फोमलहॉट बी को 6 साल पहले देखा था। फिर कुछ अद्भुत घटना हुई। एकदम अचानक वो प्लैनेट कहीं था ही नहीं, तो वो कहाँ चला गया था? उसका अचानक चले जाना अमेजिंग था, बहुत अचरज था, बहुत ही भयानक था।
अगर फोमल हॉट बी अचानक गायब हो सकता है, तो क्या दूसरे ग्रह भी हो सकते हैं? हमारा ग्रह भी? हम एक प्लैनेट पर रहते हैं, तो हमारा एक स्वार्थ है ये समझने में कि ग्रह गायब कैसे होते हैं। अगर ऐसा होता है तो अक्टूबर 2019 में खगोल वैज्ञानिकों ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज वाले एक तारामंडल BD+20-307 को देखकर ग्रहों के गायब होने की अवधारणा पर खोजबीन की। स्टार वॉर्स में टैटूइन की जो आइकॉनिक इमेज है, जिसमें जब आप ऊपर देखते हो तो आसमान में 2 सूरज दिखते हैं, ये पूरी तरह से झूठ नहीं है। अंतरिक्ष के किसी दूसरे कोने में बहुत अलग अलग किस्म के स्टार सिस्टम्स हैं। इनफैक्ट एक दूसरे का चक्कर लगाते 2-2 सितारों के जोड़े भी वहाँ काफी कॉमन है। अगर 2 सितारा मंडल इतना ही आम है, तो BD+20-307 किस मायने में अलग है? ये 2 सितारे गैस और गद के डिस्क के बीच में रहते हैं, बिल्कुल फोमल हॉट की तरह। पर फोमल हॉट नया मंडल है, सिर्फ 50 करोड़ साल पुराना, जबकि BD+20-307 अरबों साल पुराना है। और यही अजीब बात है, क्योंकि डिस्क के अंदर मौजूद सामान इतना पुराना है कि उससे तो बहुत पहले नए ग्रह बन जाने चाहिए थे। तो ये चल क्या रहा है? डस्ट की रिंग नए प्लैनेट्स की खासियत होती है, लेकिन अगर हमें एक पुराने सितारे के आसपास भी ऐसी ही रिंग्स नजर आएं जो 1 अरब साल पुराना हो सकता है कि ये ग्रहों के टकराने से हो रहा है। हमें लगता है कि इस सिस्टम में ग्रह आपस में टकराए और इसी से ये डिस्क्स बनी। जब ग्रह आपस में टकराते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी थोड़ी बहुत गर्द झड़ जाती है। इस घटना से माहौल हिंसक होकर पूरे आकाशिक पड़ोस को हिला देता है। प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स इतनी ज्यादा एनर्जी और स्पीड के साथ आते हैं कि वो एक दूसरे को भाप में बदल देते हैं। ग्रहों को नष्ट होते देखकर हमें समझ में आता है कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या हुआ होगा। हमारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट्स में बहुत शांत नजर आते हैं, पर हमें यह एहसास नहीं है कि फ्यूचर में यही ऑर्बिट्स आज के मुकाबले काफी अलग हो सकते हैं। अपनी उत्पत्ति की शुरुआत में हमारा सौर मंडल एक बिगड़ी हुई पार्टी की तरह था, जिसमें हर कोई एक दूसरे पर केक फेंक रहा था। और इसी तरह धरती और दूसरे पथरीले ग्रहों का निर्माण हुआ। उस वक्त हमारे सोलर सिस्टम में 8-9 से ज्यादा ग्रह थे, यानी सैकड़ों, और सारे ग्रह हर वक्त एक दूसरे से टकराते भिड़ते रहते थे। आखिरकार हमारे सौर मंडल के ग्रह, जिन्हें हम आज देख रहे हैं, शांत होकर एक अच्छे और व्यवस्थित क्रम में आ गए। पर BD+20-307 जैसे अजीबोगरीब मंडल को देखकर इस कहानी पर शक पैदा होता है। दूसरे स्टार्स का चक्कर काट रहे प्लैनेट से जो एक खास बात हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने सीखी है, वो ये है कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ग्रह अपने सोलर सिस्टम में अभी जहां है वो हमेशा वहीं रहे। समय के साथ हमारे सौर मंडल में ग्रहों की परिभ्रमण कक्षाएं धीरे धीरे खिसकती हैं। कक्षाओं की यह अस्थिरता अंतरिक्ष की व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। इसकी संभावना बहुत कम है, पर आज से अरबों साल बाद बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण बुध अपनी कक्षा से बाहर निकल सकता है। यह घटना बुध के साथ साथ हमारे लिए भी निर्णायक साबित होगी। हमारी सोलर सिस्टम का एक फ्यूचर ये हो सकता है कि मर्क्यूरी आकर धरती से टकरा जाए, जो सुनने में अजीब है, यकीन नहीं होता, पर ये सच में हो सकता है। जो BD+20-307 में हो रहा है वो थियोरेटिकली हमारे सोलर सिस्टम में हो सकता है। यह हमारे लिए चेतावनी की तरह है और हमारे सोलर सिस्टम के कामकाज के बारे में हमारी समझ का बदलाव भी। दूसरे तारामंडलों को जानकर हम ये समझ पा रहे हैं कि ग्रह कितने नाजुक हो सकते हैं। प्लैनेटरी सिस्टम में चीजें कभी भी बदल सकती हैं। आज हम किसी ग्रह को उसकी कक्षा में घूमते देख रहे हैं और पूफ, अगले ही दिन वो बड़ी टक्कर का शिकार हो सकता है। तो क्या फॉर्मल हॉट बी सिस्टम के साथ भी यही हुआ? क्या वो दूसरे प्लैनेट के साथ टकराया और पूरी तरह गायब हो गया? हाँ, हो सकता है। अप्रैल 2020 अरिजोना यूनिवर्सिटी के खगोल वैज्ञानिकों ने फोमल हॉट के बारे में एक नया सिद्धांत बनाया। हर अच्छी मिस्ट्री के अंत में एक शॉकिंग ट्विस्ट चाहिए, और इस कहानी का ट्विस्ट ये है कि वो ग्रह हबल दूरबीन में गायब होता हुआ दिखाई दे।
क्योंकि असल में तो वो था ही नहीं। जिसे हम उस रिंग के अंदर मौजूद प्लैनेट समझ रहे थे, वो असल में दो छोटे ऑब्जेक्ट्स प्लैनेटेसिमल्स के बीच की टक्कर थी। प्लैनेटेसिमल्स शिशु ग्रह होते हैं। इनका आकार कुछ किलोमीटर से लेकर कुछ 100 किलोमीटर तक हो सकता है। वो एक दूसरे से टकराए और गंदगी का एक खूब बड़ा गुबार बना, जिसे हमने हबल में कैप्चर किया। उसमें हमने लाइट का गोला देखा जो प्लैनेट जैसा दिख रहा था। उन्होंने ग्रह को चाहे ना देखा हो, पर एक सबक जरूर सीख लिया। हम एक पूरा प्रोसेस देख रहे हैं कि किस तरह सोलर सिस्टम बनता है, ग्रो होता है, और कई तरीकों में ये प्रोसेस देखना हमारे लिए किसी ग्रह को देखने से ज्यादा खास और यूजफुल है। एक्सोप्लैनेट्स हमें सही मायने में ब्रह्मांड के कामकाज का तरीका सिखा रहे हैं। हमें अब पुरानी अवधारणाओं पर सवाल उठाने चाहिए। एक आम धारणा यह है कि शायद आखिरकार सूरज धरती को निकल जाएगा, पर क्या इससे बचने का कोई उपाय है? क्या कुछ ग्रह अपनी मौत को धोखा दे सकते हैं? वाइब्रेशन स्टार्स के अंदर बाहर होते रहते हैं। उन्हें हम उनकी सतह मॉनिटर करके देख सकते हैं। जब स्टार्स रेड जाइंट वाले फेज में होते हैं तो इनके साथ एक अजीब चीज होती है कि ये घंटी की तरह बजने लगते हैं। जब हम इन स्टार्स को बजते हुए सुनते हैं तो हमें इनके बारे में गहरी जानकारी मिलती है। किसी दूसरे स्टार के मुकाबले हम उनका द्रव्यमान, रेडियस और डेंसिटी बहुत सही तरीके से माप सकते हैं। लाल पिंड बन चुके सितारों के कंपन ने कुछ चौंकाने वाले राज खोले हैं। जब हमने उस स्टार के बचने को एनालाइज किया तो रियलाइज हुआ कि दूसरे तरीकों के मुकाबले अब इसका मास कम लग रहा था। इससे हमें मालूम चला कि वो असल में अपने रेड जॉइंट फेज से गुजर चुका है। जो सितारा हमें अब दिखाई दे रहा है वो अपने कुछ समय पहले के असली स्वरूप से काफी छोटा है। इस सितारे ने अपनी बाहरी परतें खो दी हैं और ये सिकुड़ने लगा है। अगर ये स्टार अपने रेड जाइंट फेज से गुजर चुका और फिर से सिकुड़ रहा है, इसका मतलब एक पॉइंट पर ये उस प्लैनेट के ऑर्बिट से बड़ा हुआ था। अगर ये ग्रह रेड जाइंट जोन के अंदर था तो नष्ट हो जाना चाहिए था, पर किसी तरह ये सही सलामत है। किसी भी थ्योरी से ये बचना नहीं चाहिए था, पर आज हम इसे सलामत देख रहे हैं। ये कमाल का सर्वाइवर है। तो हम इसके बचने की घटना को कैसे समझ सकते हैं? क्या इस ग्रह ने अपनी ऑर्बिटल पोजीशन बदल ली थी मौत से बचने के लिए? और या फिर HD 203949b मौत के कुएं में कभी आया ही नहीं? हो सकता है कि ये प्लैनेट असल में पहले बाहर की तरफ ही था और रेड जाइंट फेज पूरा होने के बाद अंदर आया। हो सकता है कि गैस के कुछ बादल सितारे से झड़कर ग्रह तक पहुंचे। इस गैस से ग्रह अंदर की ओर खींचने लगा और उसकी कक्षा घटने लगी। सितारे के अपने अधिकतम आकार तक पहुंच जाने के बाद ग्रह धीरे धीरे अंदर आने लगा। और आज हम बदला हुआ सिस्टम देख रहे हैं। रेड जॉइंट फेज के बाद का स्टार ऐसे प्लैनेट के साथ जो पहले वहां था ही नहीं जहां आज है। ये बाहरी ग्रह लुप्त होने से तो जरूर बच गया होगा, पर इसका भविष्य ज्यादा उज्जवल नजर नहीं आ रहा। इसका सितारा सिकुड़ते सिकुड़ते आखिरकार ठंडा सफेद बौना सितारा बन जाएगा। अगर मैं वो प्लैनेट होती तो इसके बाद जिंदा रहने की बात से दुखी हो जाती, क्योंकि सब कुछ बदल जाएगा। अंधेरा होगा, ठंड होगी और मैं एक ऐसे सितारे से बंधी होंगी जो पहले जैसा नहीं रहा। यही हमारा भविष्य है, पर ऐसा अगले 5 अरब साल से पहले नहीं होने वाला। और तब तक हम अपनी धरती को शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि हम इस पर रहते हैं, ना कि उन खतरनाक दुनियाओं में जिन्हें हमने दूसरी गैलेक्सी में देखा है। जितने ज्यादा एक्सो प्लैनेट्स हम ढूंढते जा रहे हैं, उतना ही हमें एहसास हो रहा है कि हम कितने लकी हैं, क्योंकि हमने बड़े प्लैनेट्स देखे हैं और छोटे भी देखे हैं। एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा है, एटमॉस्फेयर बहुत कम है, स्टार्स बहुत नजदीक है, स्टार्स बहुत दूर है, पानी बहुत कम है, पानी बहुत ज्यादा है। यहाँ पृथ्वी पर हर चीज सही है। अपने घर धरती की तुलना में बाहरी ग्रह अंतरिक्ष विज्ञान के जाने माने सिद्धांतों के साथ खींचातानी करके उन्हें तोड़ मरोड़ रहे हैं, पर हर नया संसार खोजने के साथ हम और ज्यादा सीखते जा रहे हैं और साथ ही ब्रह्मांड में अपनी स्थिति को भी समझते जा रहे हैं। हम अगर ये समझ जाए कि प्लैनेट्स कैसे बनते हैं और इस तरह क्यों बनते हैं, कैसे इवॉल्व होते हैं, तो हम अपने खुद का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे।
मेरे ख्याल से हम जितना ज्यादा इन बाहरी ग्रहों को समझते जाएंगे उतना ही हम अपने सोलर सिस्टम को और इस यूनिवर्स में अपनी सही जगह को समझते जाएंगे। कई बार हम दूसरे ग्रहों के बारे में सोचते हैं और ये भी कि यूनिवर्स में कहीं ना कहीं तो हम जैसे जीव होंगे। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे कई सारे अजीब अजीब ग्रह हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हमने कितनी खोज की है जिसमें हमें कितनी सारी अनोखी चीजें देखने को मिली हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचिए कितना बोरिंग होता अगर हम सिर्फ एक सोलर सिस्टम के बारे में जानते।